हमने आज एसपीआई न्यूज़ के आमने सामने के कार्यक्रम कितना सच कितना झूठ में राजगढ़ की बाबा बदख्शानी दरगाह के पूर्व सदर एहतेशाम हसन सिद्दीकी पर लगाए गए आरोपों और पुलिस को की गई उनकी शिकायतों के संबंध में चर्चा की और वास्तविकता को दर्शकों के समक्ष पेश करना चाहा। तो पूर्व सदर एहतेशाम हसन सिद्दीकी ने हमारे सवालों के जवाब और उन पर मौजूदा वक्फ बोर्ड कमेटी द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में कोई ठोस और प्रामाणिक जवाब नहीं दिए उन्होंने, और ना ही उनके खिलाफ शिकायतों में लगाए गए आरोपों के जवाब में किसी भी प्रकार का कोई समक्ष दस्तावेज या पत्र श्री सिद्दीकी ने एसपीआई न्यूज़ एजेंसी को दिखाए नहीं पाए, जिससे यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ताओं ने एहतेशाम हसन सिद्दीकी के संबंध में अमानत में खयानत और पद का दुरुपयोग का मामला व उनके द्वारा की गई लाखों रुपए की अनियमितताओं के जो आरोप व शिकायतें वक्फ बोर्ड शासन की नियमावली व वर्तमान कमेटी के पदाधिकारियों ने व पुलिस को शिकायत जो की है वह सही सिद्ध हो सकती है। और अभी इस बात में आश्चर्यचकित कर देने वाली जानकारियां आपके सामने शेष हैं। देखते रहिए एसपीआई न्यूज़। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एसपीआई न्यूज़ एजेंसी से मैं कैलाश सेन। आज हम राजगढ़ शहर के बाबा बदख्शानी, जो कि सूफी संत थे, इबादत का सबसे आसान जरिया है। राजगढ़ शहर दो ही चीज़ों से जाना जाता है, एक हमारी माता जालपा और दूसरा बाबा बदख्शानी की दरगाह। यहाँ उर्स भी लगता है और विश्व भर में प्रसिद्ध उर्स है, तो उस जरिए से यहाँ राजगढ़ ज़िला बहुत फेमस है। आज हम राजगढ़ शहर की इस दरगाह के संबंध में हमने पहले एक खबर लगाई थी। वर्तमान कमेटी ने हमारे पूर्व सदर इसी दरगाह से संबंधित है, उनका नाम है एहतेशाम हसन सिद्दीकी, जिन पर आरोप लगाते हुए शिकायतें भी की हैं, वक्फ बोर्ड में शिकायत की है और वक्फ बोर्ड के साथ जिला एसपी को भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो आज जिस शख्सियत को आप कैमरे की निगाहों से देख सकते हैं वो हम शख्स हमारे बीच में हैं। एडवोकेट साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप पर जो वर्तमान कमेटी ने इल्ज़ाम लगाए हैं, उन इल्ज़ामों की शुरुआत हम करते हैं कि ये फर्स्ट इल्ज़ाम लगाया था आप पर 8 लाख रुपए के गबन का, तो क्या इस पर कहेंगे आप? कैलाश जी, आपको जैसे कि जो आरोप प्रत्यारोप किए आप, ये बहुत ही गलत प्रथा और गलत परंपरा यहाँ पर इन्होंने स्थापित की है। और निश्चित ही ये जो मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो गबन और ये मिसमैनेजमेंट
और राशि का दुरुपयोग, ये जो जो भी आरोप इन लोगों ने लगाए हैं, ये सारे बेबुनियाद आरोप हैं। जिन लोगों से भी जो भी एग्रीमेंट्स किए गए हैं, बाकायदा वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स हैं और उनकी प्रतियां जो है अनुबंधकर्ता अनुबंध ग्रहीता ने पूरे होशोवास में सब चीज़ों को स्थापित किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अनावश्यक रूप से जो इस बिना बात के, बिना किसी प्रमाण के जो आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं, इसके अंदर कोई तथ्य है। यही क्या है, यहाँ पे ये दुर्भावना की राजनीति से प्रेरित होकर जो है यहाँ पे वर्तमान के जो लोग हैं वो काम करना चाह रहे हैं। इसकी जगह अगर आप देखें तो राजगढ़ दरगाह हज़रत बाबा बदख्शानी एक हमारा अक़ीदत का मुकाम है और मैं ख़ुद भी यहाँ पर जो है बाबा हुज़ूर का मानने वाला हूँ, चाहने वाला हूँ, उनका मुरीद हूँ। और आपने देखा होगा कि 2016 से क्या पहले क्या प्रारूप था। मैं ये नहीं कहता कि हमसे पहले जिन्होंने काम करे उन्होंने अच्छे काम नहीं करे, पर हमें जब ज़िम्मेदारी मिली तो हमने इस जगह को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करने की एक सोच बनाई। परंतु उस सोच के अंदर कैसे लोग बाधा डाल रहे हैं। ऐसे लोग बाधा डाल रहे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, 15-15, 16-16 मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ऊपर हमारी देश की रीति और नीति और जो हमारा गंगा जमुना तहज़ीब है, इसके विपरीत जिन लोगों ने काम करे, ऐसे लोगों को आज ज़िम्मेदारी मिली हुई है। और जो आज का हमारा सिस्टम है और आज का जो हम लोग जिस मुकाम से यहाँ पर लेके आए हैं, इसको ये पूरा बदनाम करने की इनकी सोची समझी साजिश है। मैं आपके चैनल के माध्यम से वापस ये कहना चाहूँगा कि ये बात सही है, सबको अपना-अपना काम करने का अधिकार है, सबको परंतु हमें एक चीज़ का वेरिफ़िकेशन यहाँ पर ये करना चाहिए कि वर्तमान में जो लोग दरगाह शरीफ को संचालित कर रहे हैं, मैं किसी पे झूठा आरोप प्रत्यारोप लगाने की राजनीति में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता, परंतु आप मेरे पास आए हैं तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम सच्चाइयों को ऊपर लेके आएँ। क्या वो लोग दरगाह के अंदर जाते हैं? क्या वो लोग दरगाह पंथ को मानते हैं? क्या हमारी जो सूफ़ी विचारधारा है उसको मानते हैं? साथियों, भाइयों, मेरे को आपसे ये बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हर आप देखें कि रेडिकलाइज़ ऑर्गेनाइजेशंस का इसके पीछे हाथ है और कहीं न कहीं ये रेडिकलाइज़ विचारधारा के लोग हैं। जो रेडिकलाइज़ विचारधारा है उसके लोग यहाँ पर भोले भाले लोगों को चेहरा बनाकर जो है उसके पीछे काम करना चाहते हैं। क्या वजह है कि जिनके ऊपर गंभीर और संगीन आरोप हैं, ऐसे लोगों को बनाया जाए? कि समाज के अंदर दूसरे स्वच्छ साफ सभी के लोग नहीं हैं? क्या वजह है ऐसा, जो पिछले, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, परंतु आप जब मुझसे बात कर रहे हैं तो क्या वजह है कि ऐसे लोग जो अंतर्जातीय विवाह जिसे सो कॉल्ड लव जिहाद किया जाता है, ऐसे लोगों में, ऐसे विवादों में लिप्त हैं, उनको यहाँ पर सदस्य बनाया जा रहा है? क्या वजह है कि पूर्व में जिनके ऊपर रासुका लगी है उन लोगों को यहाँ पर सदस्य बनाया जा रहा है? क्या मुस्लिम समाज में क्या अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं बचे हैं क्या? आप पे दूसरा इल्ज़ाम यह भी उन्होंने शिकायत के माध्यम से लगाया है कि आपने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अतिक्रमण कर मकान, दुकानें और होटल संचालित कर रहे हैं, जिसका निजी लाभ आपको हो रहा है, वक्फ बोर्ड को कोई फ़ायदा नहीं। इस पर क्या कहेंगे? कैलाश जी, मैं यहाँ पर आने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप कोई किसी पे भी कुछ भी लगा सकता है। आप जैसे जो ईमानदार पत्रकार हैं, उन पे भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि आप लोग प्रायोजित न्यूज़ों को जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं, एजेंडा चलाते हैं, परंतु आप लोग ऐसे हैं तो नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं है। आप लोग तो ईमानदार पत्रकार हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस जगह, जिस वर्णित भूमि का और जिस वर्णित संपत्ति का आप बात कर रहे हैं, उसके संबंध में मैं आपको ये बताऊँ कि 1949 के अंदर जो है मेरे स्वर्गीय दादा अबुल हसन सिद्दीकी साहब ने उसको नगर पालिका से 75 रुपये देकर जो है उसको ख़रीदा गया था, जिसका माननीय जो है सक्षम न्यायालय की ओर से उसका निर्णय भी है। और उसके बाद आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे करके विभिन्न न्यायालयों से उसके फेवर में निर्णय आए हैं, परंतु यहाँ पर ये शिकायतकर्ता की दुर्भावना और कूटनीति और इस तरीके से रहती है कि जो निर्णय होते हैं, शिकायतें तो आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर देते थे वो लोग, परंतु जो निराकृत है, उसका जो निराकरण है, वो आपको उनके द्वारा नहीं बताया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के माध्यम से 3 बार इसकी हाई लेवल इंक्वायरी हो चुकी है और उसमें मुझे क्लीन चिट मिली गई है। मेरा कोई अतिक्रमण किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है। जो संपत्ति है वो मेरी निजी संपत्ति है, नगर पालिका के अंदर उसका दाखिला है और जब भी जो भी निर्माण कार्य किया गया है वो विधिवत रूप से नगर पालिका से स्वीकृति लेके किया गया है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शिकायतकर्ता है, शिकायतकर्ता का स्वयं का सर्वे नंबर 659, जो कि वफ़ दरगाह हज़रत बाबा बदख्शानी की ज़मीन है, उसके ऊपर उसने स्वयं कब्ज़ा कर रखा है, मकान बना रखा है। तो क्या वजह है कि वो अपना स्वयं का नाम दबाना चाह रहे हैं, छुपाना चाह रहे हैं? क्या वजह है कि वो दूसरों पे झूठा आरोप लगा रहे हैं? वो स्वयं अपनी जो कथनी करनी है,
आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पर कि सर्वे नंबर 659 पे शिकायतकर्ता ने स्वयं अपने जीवित रहते अपने दोनों पुत्रों के नाम उसकी रजिस्ट्री करा दी। क्या वजह रही कि आप अपने दोनों पुत्रों के नाम उसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं? अगर वो आपकी निजी संपत्ति है तो व्यवहारिक रूप से अगर विधिवत देखा जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वही हैं। आगे चल के उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। आप बताएं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। आपके पिताजी की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका वारिस कौन होगा? मैं होऊँगा, मेरा भाई उसका होगा, मेरी पुत्र बहन होगा, होगी। उसका पुत्र होगा, उसके जो लीगल एयर्स हैं वो होंगे। परंतु क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप उस जगह की जो है 2 हिस्सों में रजिस्ट्री करा रहे हैं। कहीं न कहीं इनकी दुर्भावना है, इनके स्वयं के काले जाले हैं, जिसको मैं इन सब चीज़ों में आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में भरोसा नहीं करता। परंतु आप लोग बार-बार मेरा टाँग खींचोगे और समाज के अंदर हमने जो अपनी प्राण प्रतिष्ठा जो प्रतिष्ठा बनाई है उसको आप धूमिल करने की अनावश्यक कोशिश करोगे, तो निश्चित ही ऐसी रेडिकलाइज़ ऑर्गेनाइज़ेशन के एजेंट्स जो तौर पे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम पूरा मोर्चा भी खोलेंगे। हमने कहा पीएफआई को बैन करो, इनके पेट में क्यों दर्द होता है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हम बोलते हैं बैन करो, ये इन लोगों के पेट में क्यों दर्द होता है? भाई तुम्हारा दर्द तो जब ही होगा जब तुम वास्तविकता में इन्होंने आप पर जो इल्ज़ाम लगाया है कि भई आपने अतिक्रमण कर ये ज़मीन को हथिया लिया है, अपने निजी लाभ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसके प्रमाण आपके पास एविडेंस लिखित में है? जी, पूरे मेरे पास प्रमाण हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, बड़ी हास्यास्पद बात है ये, कि मेरा जन्म हुआ है 1985 में। जी। कब हुआ? 1985 में। और मेरा परिवार वहाँ पे 1964 से पहले से निवासरत है। वहाँ पर आपका निवासरत है। हाँ। आप पर अगला इल्ज़ाम ये और लगाया है वर्तमान कमेटी ने और शिकायत भी की है जी। कि भई आपने जो दुकानें वक्फ बोर्ड में संबंधित दुकानों को अपन ने दिया है, वक्फ बोर्ड की नियमावली के अनुसार जो 36,25,000 रुपए आपने लिए थे, वो उनको वापस जब वो खाली करते तो देना पड़ता है। उसको आपने संबंधित बैंक जो कि आपकी राजमहल शाखा में है, आपके अकाउंट जो भी वर्तमान में शायद बंद किया जा चुका है। तो उसमें उसकी जो स्टेटमेंट है, उसमें इस बात का ज़िक्र कुछ भी नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये पूरा निश्चित रूप से ये पूरा ही एक मनगढ़ंत आरोप है। इसकी सारी एंट्रीज़ जो है हमारे प्रोसीडिंग्स में भी हैं, सारी एंट्रीज़ हमारे बैंक्स में भी हैं और जो हमने एग्रीमेंट जिन-जिन लोगों से किए हैं, वो लोग भी एग्रीमेंट कर्ता जो हैं, उन लोगों के भी उसके ऊपर सिग्नेचर्स हैं। हमें जो है चेक के माध्यम से पैसे दिए गए हैं। जो दरगाह शरीफ की कमेटी के नाम से चेक जो दिए जाएँगे, उसको एंट्रीज़ कैसे नहीं आएँगी कैलाश जी? क्योंकि एंट्रीज़ आपको बिल्कुल नहीं आएँगी और अगर अगर वो हैं, तो आप हमें दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो हम भी संतुष्ट होंगे। हमारे ब्यावरा शहर की और पूरे ज़िले राजगढ़ की जिनको लगता है कि आप गलत हैं, तो उनके सामने आप इस चीज़ को भी पेश करेंगे और हम चैनल के माध्यम से आपके इन एविडेंस को भी पेश करने की कोशिश करेंगे। इसका हुँ। इसका विवरण भी हमने समय-समय अनुसार जो है संबंधित अथॉरिटीज़ को दे रखा है पूरा। और परंतु ये क्या हो रहा है यहाँ पर जो हमारे वर्तमान कमेटी है, जी। इस मैं ये नहीं कहता कि कमेटी के सब लोग गलत हैं या बुरे हैं या कोई मैनिपुलेटिंग है, परंतु उनके पीछे कोई न कोई ऐसे षड्यंत्रकारी लोग लगे हुए। आप पे दूसरा इल्ज़ाम यह भी उन्होंने शिकायत के माध्यम से लगाया है कि आपने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अतिक्रमण कर मकान, दुकानें और होटल संचालित कर रहे हैं, जिसका निजी लाभ आपको हो रहा है, वक्फ बोर्ड को कोई फ़ायदा नहीं। इस पर क्या कहेंगे? कैलाश जी, मैं यहाँ पर आने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि आरोप-प्रत्यारोप कोई किसी पे भी कुछ भी लगा सकता है। आप जैसे जो ईमानदार पत्रकार हैं, उन पे भी ये आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं कि आप लोग प्रायोजित न्यूज़ों को जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं, एजेंडा चलाते हैं। परंतु आप लोग ऐसे हैं तो नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं है। आप लोग तो ईमानदार पत्रकार हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस जगह जिस वर्णित भूमि का और जिस वर्णित संपत्ति का आप बात कर रहे हैं, उसके संबंध में मैं आपको ये बताऊँ कि 1949 के अंदर जो है मेरे स्वर्गीय दादा अबुल हसन सिद्दीकी साहब ने उसको नगर पालिका से 75 रुपये देकर जो है उसको ख़रीदा गया था, जिसका माननीय जो है सक्षम न्यायालय की ओर से उसका निर्णय भी है। और उसके बाद आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे करके विभिन्न न्यायालयों से उसके फेवर में निर्णय आए हैं। परंतु यहाँ पर ये शिकायतकर्ता की दुर्भावना और कूटनीति और इस तरीके से रहती है कि जो निर्णय होते हैं, शिकायतें तो आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं वो लोग, परंतु जो निराकृत है उसका जो निराकरण है वो आपको उनके द्वारा नहीं बताया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के माध्यम से 3 बार इसकी हाई लेवल इंक्वायरी हो चुकी है और उसमें मुझे क्लीन चिट मिली गई है। मेरा कोई अतिक्रमण किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है। जो संपत्ति है वो मेरी निजी संपत्ति है, नगर पालिका के अंदर उसका दाखिला है और जब भी जो भी निर्माण कार्य किया गया है वो विधिवत रूप से नगर पालिका से स्वीकृति लेके किया गया है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शिकायत करता है, शिकायतकर्ता का स्वयं का सर्वे नंबर 659
जो कि वफ़ दरगाह हज़रत बाबा बदख्शानी की ज़मीन है, उसके ऊपर उसने स्वयं कब्ज़ा कर रखा है, मकान बना रखा है। तो क्या वजह है कि वो अपना स्वयं का नाम दबाना चाह रहे हैं, छुपाना चाह रहे हैं? क्या वजह है कि वो दूसरों पे झूठा आरोप लगा रहे हैं? वो स्वयं अपनी जो कथनी करनी है, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पर कि सर्वे नंबर 659 पे शिकायतकर्ता ने स्वयं अपने जीवित रहते अपने दोनों पुत्रों के नाम उसकी रजिस्ट्री करा दी। क्या वजह रही कि आप अपने दोनों पुत्रों के नाम उसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं? अगर वो आपकी निजी संपत्ति है, तो व्यावहारिक रूप से अगर विधिवत देखा जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वही हैं। आगे चल के उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। आप बताएँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। आपके पिताजी की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका वारिस कौन होगा? मैं होऊँगा, मेरा भाई उसका होगा, मेरी पुत्र बहन होगी। उसका पुत्र होगा, उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो होंगे, परंतु क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप उस जगह की जो है 2 हिस्सों में रजिस्ट्री करा रहे हैं। कहीं न कहीं इनकी दुर्भावना है, इनके स्वयं के काले झाले हैं, जिसको मैं इन सब चीज़ों में आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में भरोसा नहीं करता, परंतु आप लोग बार-बार मेरा टाँग खींचोगे और समाज के अंदर हमने जो अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, उसको आप धूमिल करने की अनावश्यक कोशिश करोगे, तो निश्चित ही ऐसी रेडिकलाइज़ ऑर्गनाइज़ेशन के एजेंट्स जो तौर पे काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम पूरा मोर्चा भी खोलेंगे। हमने कहा पीएफआई को बैन करो, इनके पेट में क्यों दर्द होता है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हम बोलते हैं बैन करो, ये इन लोगों के पेट में क्यों दर्द होता है? भई तुम्हारा दर्द तो जभी होगा जब तुम वास्तविकता में इन्होंने आप पर जो इल्ज़ाम लगाया है कि भई आपने अतिक्रमण कर ये ज़मीन को हथिया लिया है, अपने निजी लाभ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसके प्रमाण आपके पास एविडेंस लिखित में है? जी, पूरे मेरे पास प्रमाण हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, बड़ी हास्यास्पद बात है ये, कि मेरा जन्म हुआ है 1985 में। जी, कब हुआ? 5 1985 में और मेरा परिवार वहाँ पे 1964 से पहले से निवासरत है। वहाँ पर आपका निवासरत है। हाँ, आप पर अगला इल्ज़ाम ये और लगाया है वर्तमान कमेटी ने और शिकायत भी की है जी। कि भई आपने जो दुकानें वक्फ बोर्ड में संबंधित दुकानों को अपन ने दिया है, वक्फ बोर्ड की नियमावली के अनुसार हाँ। जो 36,25,000 रुपए आपने लिए थे, वो उनको वापस जब वो खाली करते तो देना पड़ता है। उसको आपने संबंधित बैंक जो कि आपकी राजमहल शाखा में है, आपके अकाउंट जो भी वर्तमान में शायद बंद किया जा चुका है। तो उसमें उसकी जो स्टेटमेंट है, उसमें इस बात का ज़िक्र कुछ भी नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये पूरा निश्चित रूप से ये पूरा ही एक मनगढ़ंत आरोप है। इसकी सारी एंट्रीज़ जो है हमारे प्रोसीडिंग्स में भी हैं, सारी एंट्रीज़ हमारे बैंक्स में भी हैं और जो हमने एग्रीमेंट जिन-जिन लोगों से किए हैं, वो लोग भी एग्रीमेंट कर्ता जो हैं, उन लोगों के भी उसके ऊपर सिग्नेचर्स हैं। हमें जो है चेक के माध्यम से पैसे दिए गए हैं, जो दरगाह शरीफ की कमेटी के नाम से चेक जो दिए जाएँगे, उसको एंट्रीज़ कैसे नहीं आएँगी कैलाश जी? क्योंकि इंटरेस्ट आपको बिल्कुल नहीं आएँगी और अगर अगर वो हैं, तो आप हमें दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो हम भी संतुष्ट होंगे, हमारे ब्यावरा शहर की और पूरे ज़िले राजगढ़ की जिनको लगता है कि आप गलत हो, उनके सामने आप इस चीज़ को भी पेश करेंगे और हम चैनल के माध्यम से आपके इन एविडेंस को भी पेश करने की कोशिश करेंगे। इसका इसका विवरण भी हमने समय-समय अनुसार जो है संबंधित अथॉरिटीज़ को दे रखा है पूरा और परंतु ये क्या हो रहा है यहाँ पर जो हमारे वर्तमान कमेटी है, जी, इस मैं ये नहीं कहता कि कमेटी के सब लोग गलत हैं या बुरे हैं या कोई मैनिपुलेटिंग है, परंतु उनके पीछे कोई न कोई ऐसे षड्यंत्रकारी लोग लगे हुए हैं, जो ये चाहते हैं कि इस जगह की बदनामी हो, जो इस पंथ को नहीं मानते हैं, इस पंथ की जो जिसकी अक़ीदत बाबा हुज़ूर के अंदर ही नहीं है, वो यहाँ का संचालन कैसे कर सकते हैं? मैं इसके अंदर किसी के ऊपर निजी किसी की आस्था पर आरोप नहीं लगाना चाहता, हुँ। परंतु यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर फ़ितना, फ़साद और शर फैलाना चाहते हैं। अब आप पर एक और इल्ज़ाम लगाया है कि कोविड महामारी के वक़्त आपने एक धारा 144 का उल्लंघन किया था। उस धारा 144 में रमज़ान शरीफ और लंगर में उस रमज़ान शरीफ और लंगर के समय में आपने लगभग 3 लाख रुपए का खर्च किया है, जिसके बिल और वाउचर्स आपने कमेटी के सालाना हिसाब किताब में पेश नहीं किए, तो इसके पीछे क्या वजह है? ये आरोप भी सरासर पूरा का तौर पे गलत ये आरोप इनका द्वारा लगाया गया है। आप ये देखें जब अगर कोविड की बात करें और लॉकडाउन अगर चल रहा है, तो कौन हमें एकत्रित होने की परमिशन दे सकता है यहाँ पर? ठीक है? अगर हमने कोई कार्यक्रम कभी किया भी है, मान लीजिए कि उर्स हुआ 2020 का और कोविड फर्स्ट फेज़ और कोविड सेकंड फेज़ के टाइम में जो उर्स हुए, वो उर्स कैसे होते हैं? उर्स का संचालन स्वयं कमेटी नहीं करती है। उर्स के अंदर हमें बहुत सारी प्रशासनिक स्वीकृतियाँ भी लेनी पड़ती हैं। परंतु आप देख तो जो हमें उर्स की परमिशंस मिली वो विधिवत स्थानीय प्रशासन ने उसकी हमें अनुमतियाँ दी, जभी तो इतना बड़ा संचालन हो सका। अब एक और आप पर इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि भई
आप सदर रहे, आपका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का रहा। 6 वर्ष में जो दुकानदार उसमें दुकान लगाते थे, पार्किंग व्यवस्थाएँ या अन्य किसी चीज़ पे, वो कोटेशन की जो टेंडर कोटेशन की व्यवस्था है, प्रक्रिया है, वो आपके काल में नहीं अपनाई गई है। इसके पहले वो कंटिन्यू चली आ रही थी, तो ऐसा क्या हुआ था और क्या रणनीतियों के तहत आपने ये प्रक्रिया को नहीं अपनाया, क्यों उचित नहीं समझा? ये भी एक मनगढ़ंत और निजी मतलब एक अनावश्यक सा आरोप यहाँ पर लगाया गया है। इन्होंने पूर्व में भी एक शिकायत की थी जिसके अंदर हमने जितने अनुबंध पंजी जो होती है हमारी और अनुबंध पंजी, कोटेशन पंजी ये सब जो होती है वो माननीय सक्षम अथॉरिटी के सामने हमने प्रस्तुत की थी। हुँ। अगर आपने हमारे पास अगर ये अनुबंध पंजियाँ हुँ। और कोटेशन पंजियाँ नहीं होती तो हम कैसे इसको प्रस्तुत कर पाते हैं? हमारे पास हैं, जभी हमने इसको सब इनके एविडेंस मतलब आपके पास हैं जो कि आप हमें दिखाएँगे? पूर्व में हम इसको पूरा हाँ। जो है पूर्व में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो संबंधित शिकायत की कही थी उसको हमने पूर्व में ही सारे संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो है एक सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत भी कर चुके हैं। मैं साथ में साथ आपको यहाँ पे भी बताना चाहूँगा कि वर्तमान जो हमारी इंतजामिया कमेटी है इसको अल्प समय के लिए उर्स जिन कमेटी अधिकारी के सामने वो पेश किए थे, उनका नाम क्या है? भोपाल के निवासी हैं या वक्फ बोर्ड से मैं संबंधित हैं? बता देता हूँ आपको। इसका एक कॉपी हमने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में सबमिट करी थी और एक कॉपी माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। तहसीलदार महोदय राजगढ़। जी। अगला इल्ज़ाम उन्होंने आपको पर लगाया है कि जो आपने आपके दादाजी की दरगाह यहाँ पर बनाई है, तो क्या वक्फ बोर्ड से इसकी स्वीकृति ली थी बनाने की? और इस पे जो संबंधित टीन शेड आपने लगाया है, वो टीन शेड में लगभग पौने 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का खर्च उसमें आया है। परंतु कमेटी, वर्तमान कमेटी आपसे ये कह रही है कि पूर्व सदर ने इस पैसे का निजी रूप में वक्फ बोर्ड का पैसे का यूज़ किया है, तो इस पर क्या कहेंगे? कैलाश जी, मैं आपको एक बार फिर यहाँ पर बड़ा हास्यास्पद इन्होंने जो है आरोप लगाया है। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म जो हुआ वो 1985 में हुआ और उससे पहले से 1978 में मेरे दादा हुज़ूर मरहूम अबुल हसन सिद्दीकी साहब, हाँ, है ना? कौन से 19 जी, 78 में? 1978 के अंदर उनको यहाँ पर दफनाया गया था हुँ। और जो है उनकी दरगाह शरीफ यहाँ पर है। सालाना उसका उर्स होता है बकरीद के रोज़ और करीब 78 सन 1978 के बाद हुँ। से यहाँ पर उर्स उनका स्थापित किया जाता है। हुँ। सो समय-समय अनुसार जो वक़्त ज़रूरत के हिसाब से वो इट्स अ पार्ट ऑफ बाबा बख्शानी रहमतुल्लाह अलैह के प्रेमाइसिस में वो दरगाह है हुँ। और उसी का वो पार्ट है जिसका लाखों श्रद्धालु जिस तरीके से बाबा हुज़ूर की दरगाह पे आते हैं तो उन्हीं के जानशीन और अव्वल मुरीद हज़रत बाबूजी साहब जिनको कहा जाता था बाबा बदख्शानी के चाहेते अबुल हसन सिद्दीकी साहब की दरगाह पर भी लोग बाग यहाँ पर अपना अक़ीदत से आते हैं और जो हम लोगों ने यहाँ पर निर्माण और जो सब किया है वो विधिवत प्रोसीडिंग्स के साथ में किया है और उसका उल्लेख मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सामने भी किया है। उन्होंने कहा था कि एहतेशाम हसन सिद्दीकी का ये निजी मामला था, उनके दादाजी का, परंतु उन्होंने जो हिसाब-किताब दिया है वो 1,82,000 रुपए के समथिंग का जो पैसा था, वो उन्होंने वक्फ बोर्ड में सालाना हिसाब में ऐड कर रखा है। इस पर क्या कहें? मैं आपको फिर एक बात ही बताऊंगा कि जब सिद्ध पुरुष हो जाते हैं तो किसी के निजी नहीं रहते हैं। जिस तरीके से मैं वहाँ पर मत्था टेकने जाता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका पोता हूँ। इसी तरीके से राजगढ़ के, ब्यावरा के, पिपलौन के, आष्टा के और पूरे मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर आके अपना मत्था टेकते हैं और किसी चीज़ को अगर सौंदर्यीकरण करते हैं, किसी चीज़ का डेवलपमेंट करते हैं तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होना चाहिए और इनकी जो आपत्ति है ये बेबुनियाद है। अगर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को ऐसा लगता है कि हमने गलत काम करा है तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इनकी शिकायत पे हमसे स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा? अगला इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि जो अभी वक्फ बोर्ड की संपत्ति में आपने मैरिज गार्डन आपके कार्यकाल में तैयार कराया था, वो लगभग 34,56,000 रुपए के समथिंग बना था और 11 लाख रुपए की उसमें मिट्टी डली थी, परंतु उसके बिल और वाउचर्स अभी तक कमेटी को पेश नहीं किए हैं। इसके पीछे क्या वजह रही? ये इल्ज़ाम है वर्तमान कमेटी का। अगेन यहाँ पर आप देखे जाएं तो आपने शायद अगर उस गार्डन को बनने से पहले पुराना जो उसका प्रारूप देखा होगा, मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स दिखाऊंगा उसके, तो आपको निश्चिंत ही समझ में आएगा कि कितना हमने डेवलपमेंट का काम किया है। यूजुअली साथियों होता ये है कि ये जो दरगाह है, सूफ़ी खानका हैं, ये सब जो है फैज़ पहुँचाने की जगह है। यहाँ से लोगों को लाभ पहुँचना चाहिए। निश्चित ही आध्यात्मिक लाभ तो यहाँ पर बहुत लोगों को पहुँचता है, परंतु हमने एक डेवलपमेंट सोच के साथ में गार्डन डेवलप करा जिसको राजगढ़, मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि राजगढ़
नगर का ही नहीं, राजगढ़ ज़िले का वो सबसे खूबसूरत गार्डन है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने मेंटेन करा, उसके अंदर उसका पूरा काम करा, उसके एक-एक उसमें जो खर्च आया, उसके एक-एक रुपए का पाई-पाई का हिसाब हमने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत करा है। परंतु यहाँ पर वही बात है कि कुछ लोगों का जो काम होता है, ना तो खुद कुछ कर पाते हैं, ना किसी को कुछ करने देते हैं। यही लोग थे जब ये चाहते थे कि ये गार्डन ना बने, क्योंकि यहाँ पर जो अभी वर्तमान में संचालकगण हैं, इनके खुद निजी निजी दुकानदारियाँ इनकी इससे ठप हो गई। उनके व्यक्तिगत रूप से गार्डन्स हैं, व्यक्तिगत रूप से उनके शादी हॉल हैं, उनके निजी। अब होता ये है कि हम जब इसको सस्ते में देते हैं एकदम, और लोगों के लिए इसको जब गरीब लोगों को, असहाय लोगों को जब इसका लाभ पहुँचता है, जब वो एक अच्छे व्यवस्थित गार्डन के अंदर काम अपना प्रोग्राम करके जब खुश होते हैं, तो निश्चित ही लोग हैं कि कुछ लोगों की दुकानदारियाँ इससे सफ़र होती हैं। तो उनकी दुकानदारियाँ जो बंद हुई हैं, उनके निजी प्रतिष्ठानों पे जो उसकी वजह से जो आँच आई है। मेरा सवाल ये भी है कि जब हम वक्फ बोर्ड को पूरे आय व्यय का ब्यूरो पेश करते हैं, तो हमारी जो कमेटी तैयार की है, 11 लोग, 21 लोग, जो भी आपकी टीम में रहे थे उस समय, तो उस समय इनको पूर्ण रूप से एविडेंस के साथ क्यों पेश नहीं किया? आप सीधा वक्फ बोर्ड पे पेश क्यों करना चाह रहे हैं, और इन कमेटी को जवाब आप क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, और इनको आप आय व्यय क्यों पेश नहीं कर पाते थे? ये इसके पीछे क्या वजह है? यहाँ पे भी आपका मैं जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना चाहूँगा। मेरी 11 लोगों की समिति थी जब मैंने काम करा, जी। और निश्चित ही यही प्रारूप होता है, 7 लोग, 9 लोग, 11 लोग, ऐसे करके वहाँ पे प्रबंध समिति बनती है। तो जो भी काम होता है उसका बाकायदा ठहराव और प्रस्ताव होता है। तो उस ठहराव प्रस्ताव के अंदर सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद ही उसका एग्जीक्यूशन किसी भी काम का किया जा सकता है। परंतु जो आपका सवाल है, यहाँ बड़ा आप खुद ही अपने आप के सवाल में कन्फ्यूज़्ड हैं कि 11 लोगों को क्यों पेश नहीं किया। तो विधिवत रूप से हमारा जो प्रोसीडिंग्स थी उसको करके ही हमने सारे बिल्कुल काम लिखित अंजाम रूप दिए। में उसको पेश किया था। चलिए, अगला मेरा सवाल है आपसे कि इस वर्तमान कमेटी ने शिकायत भी की है और इल्ज़ाम लगाया है कि आप जो मुसाफिर खाना बना हुआ है आपके इस बाबा बदख्शानी की दरगाह पर, उसको आप अपने रिश्तेदारों को, जो कि मुसाफिर खाना किसी अन्य यात्रियों और जो श्रद्धालु भक्त आते हैं उनके ठहरने 1 या 2 दिन की व्यवस्थाओं के लिए होता है, पर रिश्तेदारों को भी अपन किराए पे दे रहे हैं, क्या ये बात सच है? यहाँ पे भी आपको जिस तरीके से ये तथ्य प्रस्तुत किया गया है, ये पूर्ण रूप से गलत तथ्य है। मैं आपको एक बात का खुलासा करना चाहूँगा कि ये उक्त जो मकान है, इसमें मेरे मरहूम दादा अबुल हसन सिद्दीकी साहब अब यहाँ पे निवासरत रहते थे। पहले यहाँ पर जी, निवासरत रहे हैं। निवासरत थे। ये कोई मुसाफिर खाना नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है? ये कोई हाँ, ये कोई मुसाफिर खाना नहीं है। लेकिन वर्तमान कमेटी इसको मुसाफिर खाना मान रही है, तो इसके संबंध में जो आपके निजी एविडेंस है, ये बिल्डिंग कि भाई मेरे दादा इसमें रहा करते थे, मैं उसके आपको संबंध। अपनी बात का जवाब देता हूँ, आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। यहाँ पे मेरे दादा मरहूम वहाँ रहा करते थे, परंतु हमारा किसी भी वक़्फ़ की संपत्ति के ऊपर कोई हमारा निजीकरण करने का ना तो कोई प्लान है, ना ही हम ये चाहते हैं कि ये हमारे कब्ज़े में रहे। परंतु ये बात सही है कि 2 कमरों के अंदर मेरे दादा हुज़ूर की जो दरगाह है, वहाँ से संबंधित जितने तबर्रुकात और जो सारी व्यवस्थाएँ हैं, वो सब वहाँ पर स्थापित की जाती हैं, और आज भी वो सारा सामान वहाँ पर रखा हुआ है, और कोई निजी उपयोग का कोई सामान वहाँ पर नहीं रखा गया है। जो भी सामान है वो दरगाह हज़रत जो अबुल हसन सिद्दीकी साहब की जो दरगाह है, उससे संबंधित चादर, तबर्रुकात और जो है वहाँ के लंगर का सामान, ये सब सामान वहाँ पर रखा हुआ गया है। जो तो कि हर गुरुवार को जो है चादर पेश होती है, तो चादर की तब्दीली होती है, चादर बदलती है, रोटेशंस जमती हैं, वहाँ की जो साफ़ सफाई का काम है वो सारा सब, तो इस तरीके से वहाँ पे बेसिकली एक वो खानका ही व्यवस्था है, कोई निजी व्यवस्था नहीं है। और ये इनका जो आरोप है ये पूर्ण रूप से गलत है। देखिए क्या होता है, आप ये देखें कि वर्तमान में सिर्फ मुझे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि 75,000 स्क्वायर फीट पर यहाँ पर पूर्व मुतवल्ली सैयद मुश्ताक अली रिजवी का मकान बना हुआ है, जो तो कि वो कोर्ट से केस हार चुके हैं। परंतु ये कमेटी, जो वर्तमान कमेटी है, ये उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये कहते हैं कि यहाँ पर आपने अतिक्रमण कर रखा है, अतिक्रमणधारियों की सूची है। स्वयं जो इस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है, उसके जो सदस्यगण हैं उसमें अतिक्रमण सूची में उनका नाम है। तो ये उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये पिक एंड चूज़ की कार्रवाई क्यों की जा रही है? इसके ऊपर भी सवाल करना चाहिए कि पिक एंड चूज़ की कार्रवाई क्यों की जा रही है? ये सिर्फ़ इनका एक सोची समझी साजिश है कि कैसे भी करके ये हम लोगों को दरगाह शरीफ से, जो हम यहाँ के वंशज हैं, हम जो हज़रत अबुल हसन सिद्दीकी साहब के वंशज हैं, और जो हम लोग यहाँ के कदीमी खादिम खुद्दाम हैं, खिदमत गुज़ार हैं, उन लोगों को दरगाह शरीफ से दूर करने की सोची समझी प्लानिंग है इनकी। परंतु मेरा ये मानना है, ये अदब का मुकाम है,
ये मोहब्बत का मुकाम है, यहाँ पर सबको लेके साथ लेके काम करना चाहिए। इस तरह की जो सोच ये कर रहे हैं, इस तरह की जो ये रणनीतियाँ अनावश्यक रूप से कर रहे हैं, ये निश्चित ही बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने आप पर इल्ज़ाम ये भी लगाया है कि आपके जीजाजी को 2000 वर्ग फीट एक गैराज बनाकर आपने दिया है, जिसका पैसा आपने वक्फ बोर्ड की संपत्ति की आय से उठाया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कैलाश भाई, फिर मैं आपको एक बात वापस कहना चाहूँगा कि ये बेबुनियाद आरोप है। मेरे 2 बहनों ही हैं। एक जो है भोपाल में रहते हैं, इंजीनियर हैं। दूसरे जो है वो गुड़गांव में रहते हैं। और इनके अलावा मेरे और कोई बहनोई नहीं है। और साफ-साफ ये बता दूँ मैं आपको कि वो जो हमने व्यवस्थाएँ की गई हैं, उसको 5 से 7 लोगों को जो है किराएदारी उसकी स्पष्ट की गई है बाकायदा, और वो किराएदारी है। और ये अनर्गल आरोप है लोगों का कि खुद ने अतिक्रमण कर लिया, बहनोई साहब का अतिक्रमण करा दिया, उनका अतिक्रमण करा दिया। परंतु ये सब चीज़ें गलत हैं, और ये आरोप पूर्णतः जो है मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। ये गलत आरोप है। गलत आरोप है। तो वर्तमान कमेटी को आप यही संदेश देना चाहते हैं कि जो अभी मेरे ऊपर जितने भी पॉइंट्स पर आरोप लगाए हैं, वो गलत हैं। अगला आरोप वर्तमान कमेटी ने आप पर यह भी लगाया है कि जो आपका कार्यकाल है, वो वक्फ बोर्ड ने अभी पूर्ण रूप से स्वीकृति देने के लिए वर्तमान कमेटी को दिया है, परंतु ये अभी तक आपने अपना चार्जेस इनको क्यों नहीं सौंपा है? देखिए, मैं आपको फिर ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैनिपुलेशन किया जा रहा है, और इस आपके समक्ष जो बातें रखी गई हैं, सबके समक्ष जो बातें की गई हैं, वो तोड़-मोड़ के गलत तरीके से प्रस्तुत की जा रही हैं। सन 10 मार्च 2022 में अल्प समय के लिए जो वर्तमान कमेटी है मोहम्मद शफ़ीक गामा की, उनको जो है कमेटी बनाई गई थी इनकी। और जब से ही पूरा संपूर्ण चार्ज जो है इन्हीं के पास में है, पूरा काम ये कर रहे हैं। अब आप देखें 2023 का उर्स संचालित किसने करा? दरगाह शरीफ का खाता कौन संचालित करता है? आय व्यय कौन ले रहा है? किराया कौन वसूल कर रहा है? दरगाह शरीफ की जो बिल्डिंग्स हैं, उन सब की चाबियाँ किसके पास में हैं? ये शेड बना हुआ है यहाँ पर, अब आपका कैमरा घुमा के दिखाएं, इसका संचालन कौन कर रहा है? ये गार्डन बना हुआ है, इसका संचालन कौन कर रहा है? दुकानों के किराया कौन ले रहा है? तो ये संचालन जब ये कर रहे हैं, तो चार्ज और क्या चार्ज होता है? चार्ज यही होता है, पूरा सब चीज़ों का चार्ज, सारी प्रॉपर्टीज़ इनके पास में है, सारी दरगाह के संबंधित जो जिम्मेदारियाँ हैं वो इनके पास में, जिसका ये लोग अपने तौर पे इसका संचालन कर रहे हैं। रही बात मस्जिद की, तो मस्जिद की चाबियाँ इनके पास में हैं। सारी दरगाह शरीफ से संबंधित जितनी चादरें, और बाबा बदख्शानी दरगाह से संबंधित जितनी चादरें और जितने हैंडओवर कर चुके हैं। रही बात वित्तीय व्यवस्थाओं की, तो इनको जो है, जब इनके मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इनकी कमेटी बनाई गई थी, तो इनके ऊपर जो है वित्तीय अनियमितताओं की जांच जो है पेंडिंग थी, जो आज भी पेंडिंग है। और इस वजह से इनको वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए थे, तो हमने जो वित्तीय व्यवस्था थी तो वो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को सौंप दी, और हम सब चीज़ दायित्वों से मुक्त हो गए। अगला इल्ज़ाम वर्तमान कमेटी ने शिकायत के माध्यम से यह लगाया है कि सिद्दीकी जो पूर्व सदर रहे हैं, सीधा इल्ज़ाम आप पे लगाते हुए उन्होंने हमसे कहा है, और इस बात का उन्होंने आवेदन भी दिया है कि सिद्दीकी साहब के द्वारा जो कोई भी किराएदार दुकानदार रहते हैं, कि आपकी दुकान नंबर 29 पर अभी कोई साजिद खान करके किराएदार है, उनसे 5 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट के वसूले गए, और 2 ही लाख रुपए का हिसाब दिया है, और 3 लाख रुपए अभी तक सालाना हिसाब में नहीं दिए। इसके पीछे क्या वजह है? ये भी इनका मनगढ़ंत आरोप है। इसको लेकर इन्होंने शिकायत की थी, जिसमें हम हमारे सक्षम जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब प्रस्तुत कर चुके हैं, और हमें उसकी क्लीन चिट भी मिल चुकी है। तो सिद्दीकी साहब, हमारे चैनल में मैं आने के आपके लिए चैनल के आपका माध्यम से कुछ बातें और करना चाहूँगा। मैं वापस इस आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि अदब का और मोहब्बत का मुकाम है, यहाँ पर सब लोग सबको साथ लेके चलें। और ये जो काट छाट की राजनीति करके अनर्गल आरोप जो लगाए जा रहे हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें वर्तमान कमेटी में जो उपाध्यक्ष हैं, उन्हें सर्वे नंबर 659 पर जो है अतिक्रमण कर रखा है, मकान बना रखा है अपना। उन्होंने दरगाह शरीफ की ज़मीन जो है सर्वे नंबर 659 की अंश भूमि की रजिस्ट्री झूठे दस्तावेज़ लगा के अपने पुत्रों के नाम करा दी, जिसका माननीय नगर पालिका ने नामांतरण करने से मना कर दिया। इसकी इंक्वायरी इनके अगेंस्ट पेंडिंग है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सन 2022 में जो इनने उर्स संचालित किया था, उसमें 22 लाख कुछ हज़ार रुपए की रिकवरी इनके विरुद्ध में पेंडिंग है। साथ में साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो है, और जो जांच प्रतिवेदन आया था और जो नोटिस इनको मिला था, उसके अंदर वित्तीय अनियमितताएँ थी। जो इनका स्वयं का अपॉइंटमेंट लेटर है, जो राजनीतिक अपॉइंटमेंट ये हुआ है, और जिनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है,
उसको अगर आप पूर्ण रूप से अगर अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर स्वयं लिखा हुआ है कि इनके ऊपर आर्थिक अनियमितता होने के कारण इनको वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए। जब आपके साथ में पास साथ आप ये भी देखें कि आप ये भी देखें कि जो लोग हैं, जो वर्तमान समिति के जो सदस्य हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग खराब हैं, परंतु उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो समिति के साथ में रहकर, और कुछ लोग ऐसे हैं जो समिति में सदस्य तो नहीं हैं परंतु यहाँ फील्ड पे काम करते हैं। उन लोगों ने ऐसे काम कर रखे हैं जिनके संबंध बहुत ही जो गैर मुनासिब संस्थान है उन लोगों से हैं यहाँ पर। नरमुनासिब संस्थान मतलब मैं थोड़ा सा बताऊंगा खुल आपको के सब बताओ। चीज़ें, और सब चीज़ें, और इसके अलावा ये भी है आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके ऊपर दर्जनों केस यहाँ पर वो हैं, दर्जनों केस चल रहे हैं। ऐसे लोगों का हमारी इतनी पाइस जगह पर क्या काम? या तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड खुद यहाँ का संचालन तो करे। इनके खिलाफ अनेकों प्रकार के केसेस चल भी रहे हैं, सब कुछ हो भी रहा है, पर इन पे अभी तक आप जब सदर रहे तो इन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? मैं जब सदर रहा और तो आपने इसका विरोध अभी तक क्यों नहीं किया, खुल के सामने क्यों नहीं आया? नहीं, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं जब सदर रहा था जब तो ये लोग यहाँ पर थे ही नहीं। हम्म, ऐसे किसी भी जो गलत संगठन के लोग हैं इनको हम लोग अपने आसपास भटकने भी नहीं देते हैं। हम्म। आप देखें कि जिन लोगों ने समितियाँ डाली, जिन लोगों ने, उनका क्या कनेक्शन है, ये तो मैटर टू इन्वेस्टिगेशन किसके लिए? हमारे लिए नहीं। आप क्या ज़रूरत है कराची बेस्ड पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमारे यहाँ पे आके सर्वे सर्वा बन रहे हैं? क्या तो ज़रूरत जो क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान के जो ऐसे लोग हैं या पाकिस्तान से संबंध रखने वाले लोग, इनके खिलाफ आपके पास एविडेंस है तो क्या है? देखिए, एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कराची पाकिस्तान में है। जी। उसकी विचारधारा को यहाँ पर ये लोग फलना फूलना देना चाहते हैं। तो क्या ज़रूरत है इस विचारधारा के लोग यहाँ पर आपके ब्यावरा में भी जाके काम करते हैं, हमारे यहाँ भी आके काम करते हैं? क्या हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे यहाँ के अच्छे लोग हैं, क्या उन लोगों को मौका देना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि ये सिर्फ जो है भोले भाले चेहरों का आगे रखकर उसका दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। पीछे अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो निश्चित रूप से रेडिकलाइज ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ निकलेंगे। पूर्व में भी इस तरह की शिकायतें आ चुकी हैं कि क्या ज़रूरत है कि पीएफआई संबंधित चीज़ों का। पीएफआई संबंध में इन लोगों का शामिल होना, ये देश के लिए देशद्रोह को बताता है, देश के लिए खतरा होता है। तो इनके ऊपर आपके पास में क्या सबूत है कि इन पर हम सीधे से सीधी कार्रवाई करवा सकें? देखिए, ना तो मैं किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करवा सकता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हो। परंतु हम आपके मंच से बिल्कुल इस बात का ऐलानिया बिल्कुल वो करते हैं कि जिन संगठनों को प्रतिबंधित कर रखा है, ऐसे लोगों का बिल्कुल भी यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसे संगठन के सदस्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एक तरफ जो है कराची बेस्ड पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम होता है, उसके अंदर कुछ लोग आते हैं, वही लोग यहाँ पर जो है सर्वे सर्वा के तो रूप में दिखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम राष्ट्रवाद को के साथ चलें, हमारे सिस्टम के साथ में चलें। तो वो सबूत क्या है आपके पास? ऐसी क्या चीज़ है, मैं वो जानना चाह रहा देखिए, हूँ। उन संगठनों को अभी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन तो कर नहीं दिया कि हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं। बस ये है कि शंका की बुनियाद पर, यह बिल्कुल एक शंका शक की नहीं, आप बुनियाद पर। बाकायदा उसका इन्वेस्टिगेशन करें, देखें जाके। अब वी आर नोबडी कि हम किसी को कोई जब तक वो संगठन बैन नहीं हो जाते हम किसी को रोक सकें। एक मेरा आपसे अंतिम सवाल है जी। कि आपकी जब डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, इस कमेटी ने शिकायत के माध्यम से हमने एक खबर चलाई थी आपसे, एविडेंस के प्रूफ में, एवज में आप क्लीन चिट हैं, आप बिल्कुल फ्री फ्रॉम चार्ज हैं, तो इसके डॉक्यूमेंट्स हम एजेंसी को क्यों सेंड नहीं किए? देखिए, पहली बात तो ये कि ना तो मेरा आपसे कोई संपर्क था, ना मैं आपको जानता हूँ। आज आप मेरे से आके मिले, ठीक है? हम पहली बार आज फेस टू फेस मिल रहे हैं, और आपने मुझे ये बताया कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसके आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैं। जी, ये बात सही है? बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। ठीक है? तो आप जो है, आप ये पहले हमें बताएँ कि क्या, क्योंकि देखिए क्या होता है, फ़ोन पे कोई भी कुछ भी बात करे। भाई, क्या आपने कहा कि यार उस 8 लाख रुपए के संबंध में मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है, मुद्दा केवल वही था उस समय तक। तो उस संबंधित डॉक्यूमेंट्स की क्लीन चिट को आपने अभी तक भेजी नहीं है। देखिए, इन्होंने क्या है कि इस्तिगासा भी जो है माननीय न्यायालय में लगाया है, जिसके जवाब के रूप में मैंने वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करे हैं। उसकी एक कॉपी मैं बहुत जल्द आपको भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये कब तक हो जाएगी प्रोवाइड? प्रोवाइड तो कहीं दिनों से हो रही है। नहीं, आप तो मेरे पास आज मिलने आए, और निश्चित ही मैं अपने जो है इसका सलाह मशवरा करके मेरी समिति के सदस्यों के साथ में, हमें ऐसा मुनासिब लगता है कि हमें एक कॉपी आपको देना चाहिए तो बिल्कुल देंगे। चलिए, तो हमारे बीच में ये थे पूर्व सदर एहतिशाम हसन सिद्दीकी जी, जिनसे हमने क्या कितना सच कितना झूठ आमने सामने के इस प्रोग्राम में इनसे हमने जानना चाहा।
इन पर जो इल्ज़ाम लगे उनको भी इन्होंने बताया कि मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाएं, और इन्होंने भी वर्तमान हमने आज एसपीआई न्यूज़ के आमने सामने के कार्यक्रम कितना सच कितना झूठ में राजगढ़ की बाबा बदख्शानी दरगाह के पूर्व सदर एहतेशाम हसन सिद्दीकी पर लगाए गए आरोपों और पुलिस को की गई उनकी शिकायतों के संबंध में चर्चा की और वास्तविकता को दर्शकों के समक्ष पेश करना चाहा। तो पूर्व सदर एहतेशाम हसन सिद्दीकी ने हमारे सवालों के जवाब और उन पर मौजूदा वक्फ बोर्ड कमेटी द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में कोई ठोस और प्रामाणिक जवाब नहीं दिए उन्होंने, और ना ही उनके खिलाफ शिकायतों में लगाए गए आरोपों के जवाब में किसी भी प्रकार का कोई समक्ष दस्तावेज या पत्र श्री सिद्दीकी ने एसपीआई न्यूज़ एजेंसी को दिखाए नहीं पाए, जिससे यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ताओं ने एहतेशाम हसन सिद्दीकी के संबंध में अमानत में खयानत और पद का दुरुपयोग का मामला व उनके द्वारा की गई लाखों रुपए की अनियमितताओं के जो आरोप व शिकायतें वक्फ बोर्ड शासन की नियमावली व वर्तमान कमेटी के पदाधिकारियों ने व पुलिस को शिकायत जो की है वह सही सिद्ध हो सकती है। और अभी इस बात में आश्चर्यचकित कर देने वाली जानकारियां आपके सामने शेष हैं। देखते रहिए एसपीआई न्यूज़।